इलेक्शन खत्म होने के बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? यही ना कि फला कैंडिडेट जीत गया, फला कैंडिडेट की हार हुई और फला कैंडिडेट की तो जमानत ही जब्त हो गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो जमानत जब्त होती है इसका मतलब क्या है? दरअसल क्या होता है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसे कुछ राशि जमा करनी होती है और ये जो राशि होती है ना इसे ही इलेक्शन में जमानत कहा जाता है। तो जब वो तय मानकों के अनुसार वोट हासिल कर लेता है तो ये जमानत की राशि उसे वापस मिल जाती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो तय मानक है उसके अनुसार वोट नहीं हासिल कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि उसे जो राशि है वो वापस नहीं मिलती। इसी सिचुएशन को कहा जाता है जमानत जब्त होना। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हर कैंडिडेट जो हार जाता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। चलिए आपको ये बता देते हैं कि जमानत जब्त कब होती है और साथ ही ये भी बता देते हैं कि आखिर जब फॉर्म भरा जाता है, जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो कितनी राशि जमा करनी होती है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है यानी कि चुनाव लड़ना चाहता है तो हर उम्मीदवार को चुनाव से पहले एक पर्चा भरना होता है, यानी कि नॉमिनेशन फाइल करना होता है। और ये जो नॉमिनेशन है ना इसमें वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी और मैरिटल स्टेटस जैसी डिटेल भरता है। इसके साथ ही उसे कुछ पैसे भी जमा करने होते हैं और इस पैसे को कहा जाता है जमानत। तो इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर जाएं, हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर जमानत की राशि कितनी होती है और साथ ही क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 34(1)A ये कहता है कि जो भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और वो लोकसभा चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें 25,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। वहीं अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें नामांकन भरते समय 10,000 रुपए जमानत की राशि जमा करनी होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ये बात तो हुई जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को कितनी राशि जमा करनी होती है। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें जमानत की राशि में भी छूट मिलती है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसे सिर्फ 12,500 रुपए जमा करने होंगे। वहीं अगर वही कैंडिडेट विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए जमा करने होंगे। यानी कि जो जमानत की राशि है वो रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अब आपको मेन बात बता देते हैं, यानी कि जमानत जब्त कब होती है। तो दरअसल होता यह है कि जब कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाले गए वैलिड वोट के छठे भाग से ज्यादा वोट लाने में असफल होता है तो उनकी जमानत की राशि वापस नहीं की जाती। ये राशि चुनाव आयोग के पास जाती है। यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देती हूँ। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर वैलिड वोटों की संख्या अगर 100 है तो आपको अगर छठे भाग से कम वोट मिला है तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप हार भी जाते हैं और आपको छठे भाग से ज्यादा वोट मिलते हैं तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, भले ही आप हार जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि जमानत जो है वो कब जब्त हो जाती है और साथ ही जो मनी है यानी कि जो आपकी जमानत की राशि है वो वापस कब मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक और ट्विस्ट है। जरूरी नहीं है कि हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और उसने नॉमिनेशन भर दिया, पैसे भी भर दिए, लेकिन अगर वो इलेक्शन से पहले अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं तो भी उनको उनकी राशि मिल जाएगी, भले ही उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया या फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बेहद इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम आपको इलेक्शन से जुड़े या फिर एजुकेशन से जुड़े बहुत सारी नॉलेज देंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक इट।